बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त बच्चे फेस कर रहे हैं वो है केमिकल इक्वेशंस को लिखना। समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को लिखें या फिर इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें से कौन से रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने लाया है आज का वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सभी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स में आता है दैट इज द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। क्योंकि हमें पता नहीं ये मैग्नीशियम रिबन वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि कभी भी हमारे पास मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसी मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो जैसे अगर हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और की कॉन्सेप्ट है कि अगर वही जो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है, अगर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है वाटर के साथ तो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो याद रखो, मेटल ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। अगर ऑक्साइड को हम लोग ऐड कर देते हैं वाटर में तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें मिल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मिल रहा है ना, इसका मतलब अगर हम लोग इसके पीएच की बात करेंगे तो इट्स पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 बिकॉज इट इज बेसिक बाय नेचर। और अगर ये एक बेस है तो इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुका है। किस तरह से क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन का सेंस ये था कि हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने एयर में बर्न किया तो उसके जो एशेज हैं उन एशेज को कलेक्ट किया गया एक वेट चाइना डिश में। तो मतलब देखो कॉन्सेप्ट क्या आ गया, मैग्नीशियम रिबन मतलब मेटल, ऑक्सीजन में बर्न किया, एयर में बर्न किया मतलब ऑक्सीजन में बर्न किया, तो हमें क्या मिला? मेटल ऑक्साइड, दैट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो उसके एशेज बनेंगे ना, व्हाइट कलर के एशेज। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को कलेक्ट कर लिया वेट चाइना डिश में, मतलब वाटर के साथ उसका रिएक्शन होगा, तब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बच्चे बड़ी गलती करके आए थे, उन्होंने लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, जबकि ट्विस्ट दे दिया ना कि उसे तो वेट चाइना डिश में कलेक्ट किया गया है, तो वहां पे वाटर के साथ रिएक्शन लिखकर आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से इसी चीज को फर्दर आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए 3 बातें और बता दी कि इसका नेचर बेसिक है मतलब पीएच 7 से ज्यादा होगा, और लिटमस पे एक्शन पूछ लिया तो ऑब्वियसली बेस है तो इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। इस तरह से आपने प्रोसेस करना है पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन को। आई रियली होप यहाँ पे ये 2 चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसी चीज को अगर हम लोग आगे लेकर चले, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अब कोई भी मेटल ले लो, सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड K2O। तो की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। अब जो खास बातें एग्जाम के लिए, 3 चीजें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इन तीनों की खास और कॉमन बात ये है दैट ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है, मतलब ये नॉन रिएक्टिव है। ऑल 3 आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव होने के कारण ये आसानी से करोड नहीं होती। करोड ना होना मतलब ये जो फर्दर करोजन है उसको रेजिस्ट करती हैं, तीनों की तीनों। दीज रेजिस्ट फर्दर करोजन, ये आगे करोड नहीं होने देते। अब यहाँ पे आपने एक प्रोसेस के बारे में सुना होगा ना, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या रहता है? जब आप किसी मेटल के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देते हो, है ना, तो मतलब आपने क्या किया? मेटल के सरफेस के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया। अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जिंक
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, जो प्रोटेक्टिव है। तो ये एक प्रोटेक्टिव सी लेयर जो है मेटल की सराउंडिंग में बन जाएगी, और जिसकी वजह से मेटल जो है वो फर्दर करोड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अब और दूसरी बात, जो कॉपर है, एग्जाम में आता है एक ब्राउन कलर का मेटल एक्स, हमें पता है ना, एक तो गोल्ड हो गया, वो गोल्डन टोन पे आ रहा है, कॉपर ब्राउन टोन पे आ रहा है, बाकी मेटल्स तो आमतौर पे सिल्वरी टोन पे होते हैं, सिल्वरी होते हैं, वाइट होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, वो ब्राउन कलर का मेटल है कॉपर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने पे बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड इज अ ब्लैक ऑक्साइड, याद रखना है। कॉपर का कलर ब्राउन, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक। आता है एग्जाम में, कलर बेस्ड क्वेश्चंस जब आ जाते हैं ना बच्चे, तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। गॉट इट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, काइंड ऑफ रिएक्शन है ये। कैल्शियम ऑक्साइड CaO वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत ही ज्यादा तो नहीं लेकिन हीट जरूर इवॉल्व होती है। तो ये एक्टिविटी है आपकी बुक में, दैट यू हैव अ बीकर, उसमें कॉपर ऑक्साइड है, आपने पानी डाल के उसे स्टर किया, बीकर को टच करोगे तो क्या होगा, बीकर वार्म होगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज होती है ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक बाय नेचर। इंपॉर्टेंट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विकलाइम, और जब पानी के साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है उसे बोलते हैं स्लेक लाइम। और यही जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है दैट इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, कि दीवारों पे जो पूरी वाइट वॉशिंग होती है वो कैसे होती है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स करते हैं, और वो जो एक्वा सोल्यूशन बनता है दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये तो इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, इनको मिक्स करने पे जो कंपाउंड बना है, जो प्रोडक्ट हमें मिला है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस फाइनल प्रोडक्ट को यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये आया किस कंपाउंड से है, कैल्शियम ऑक्साइड से, ये याद रखना है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, पर क्यों करते हैं, किसे यूज कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक लाइम। ये लाइम वाटर वाली स्टोरी भी तुम लोगों को बताती हूँ क्या है और किस तरह से क्वेश्चन आता है। फिलहाल तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हम लोग यूज कर रहे हैं वाइट वॉशिंग के लिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने मान लो किसी रूम में है ना वाइट वॉशिंग के लिए ये सोल्यूशन को लगा दिया, ना व्हाट वी डू, कौन सी गैस हम लोग एक्सहेल आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में बनेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, जिसकी वजह से दीवारें जो है उनमें चमक आ जाती है। क्या लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम का सोल्यूशन, गैस जो हम लोग एक्सहेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ कंबाइन करके बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर मार्बल। मार्बल का अगर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन पूछ ले तो वहां आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन का पार्ट है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। सेम रिएक्शन से एक और क्वेश्चन आता है दैट लाइम वाटर turns milky when carbon dioxide is passed through it, कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जब लाइम वाटर पास करते हैं, ठीक है, जब लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है लाइम वाटर। ऐसा क्यों, लाइम वाटर भी क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH होल ट्वाइस। CO2 के साथ रिएक्ट करने पे क्या बना रहा है, CaCO3, जिसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, और उसी की वजह से क्या आती है, मिल्कीनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE का, दैट व्हाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज
पास थ्रू इट। क्यों? क्योंकि बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जिसके वाइट पीपीटी होते हैं। और इसी के साथ बनता हुआ दूसरा क्वेश्चन कि ये मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों हो जाती है जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू पास करेंगे। एंड द मिल्कीनेस डिसअपीयर्स व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके थ्रू क्या पास करवाना है? कार्बन डाइऑक्साइड बट इन एक्सेस। तो ये कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, CaHCO3 होल ट्वाइस बाइकार्बोनेट बन गया। इसके कोई प्रेसिपिटेट नहीं होते, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, और इसकी वजह से जो मिल्कीनेस होती है, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स, मिल्कीनेस हो जाती है गायब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो ध्यान से। व्हाई लाइट वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट रहते हैं, उसकी वजह से ही मिल्कीनेस आई। और अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा विच इज सॉल्यूबल, जिसके कोई प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर है, इसलिए जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगी। समझ में आया? तो कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन एटम्स का रीअरेंजमेंट है। सोच के देखो ना, जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट साइड से है वही एटम्स तो प्रोडक्ट साइड पे आएंगे, क्योंकि कुछ नया तो बनने वाला है नहीं, है ना। तो एटम्स का रीअरेंजमेंट है, उस हिसाब से देखो कि क्या यूजफुल बन रहा है तुम्हारे पास। आर्बिट्रेरी अपनी तरफ से चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, और भी इंपॉर्टेंट कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। देखो वही सारी चीजें है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, वो सारी चीजें है ना। अब देखो ध्यान से रिवाइज रिकॉल करके देखो, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बड़ा ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जिसे वैरायटी में क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में पूछा जा सकता है। तो CaCO3 को अगर हम लोग हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2। मतलब CaCO3 बेसिकली है क्या? किसी मेटल का कार्बोनेट। अगर हम लोग इसे हीट करेंगे तो उसी मेटल का क्या मिल रहा है? ऑक्साइड। साथ में जो बनेगा फॉर श्योर दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सो कोई भी मेटल का कार्बोनेट अगर आप हीट कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट दैट मेटल ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, नाइट्रेट पर आ जाओ। कार्बोनेट है CO3, तो कार्बन का गैस बन रहा है CO2। अब नाइट्रेट आ गया NO3, तो नाइट्रोजन का गैस डेफिनेटली बनेगा NO2। ठीक है। तो चाहे आपके पास लेड नाइट्रेट हो, चाहे आपके पास कॉपर नाइट्रेट हो, नाइट्रेट को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है वो डेफिनेटली बनेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की खास बात ये है दैट इट इज अ ब्राउन कलर्ड गैस, ये ब्राउन कलर का गैस है। और साथ पे क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट भी काफी इनफ है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ साथ एक और गैस हमारे पास कौन सी इस रिएक्शन में बनेगी? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशंस पे बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारे पास एक कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस गैस है। अब बचा क्या? मेटल बचा ना। जो भी मेटल है उसी मेटल का साथ में आपको क्या मिल रहा है? ऑक्साइड। पीछे भी मैंने आपको यही बात समझाई है ना, अगर आप कार्बोनेट को भी हीट कर रहे हो यू विल गेट मेटल ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन है, कार्बोनेट है, तो कार्बन की गैस बनी CO2। इसी तरह से जब नाइट्रेट को आप हीट कर रहे हो तो
मेटल का ही नाइट्रेट है, जैसे पीछे मेटल का ऑक्साइड मिला, यहाँ भी मेटल का ऑक्साइड मिला, लेड का ऑक्साइड PbO, कॉपर का ऑक्साइड CuO, साथ में नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रोजन की गैस NO2 जिसका कैरेक्टरिस्टिक है उसका ब्राउन होना, और इसके अलावा बनी ऑक्सीजन गैस। मेरे हिसाब से मैंने इतनी बार इस रिएक्शन को बोल दिया है, अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा। PbNO3 होल ट्वाइस क्या देगा आपको, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, लाइक का बटन प्रेस करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसा ही और अच्छा अच्छा कंटेंट देखने के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग सल्फेट पे। देखो दोबारा से कंपेयर करते चलेंगे तभी समझोगे। कार्बोनेट था तो कार्बन का गैस CO2, नाइट्रेट आ गया तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब हमारे पास है सल्फेट, सल्फर का कंपाउंड है जिसे हम लोग हीट करके ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सल्फर की गैसेस SO2 एंड SO3 दोनों रिलीज होंगी और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पंजेंट स्मेलिंग है इसका कैरेक्टरिस्टिक। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का था कि उसका कलर ब्राउन है। कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि वो लाइम वाटर को मिल्की करता है। इसी तरह से SO2 और SO3 का जो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनकी सफोकेटिंग स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, तीखी सी सांस बंद करने वाली। अब और चीज देखो, फिर से क्या मिल रहा है, मेटल का ऑक्साइड। तो मतलब अगर आप सल्फेट को भी हीट कर रहे हो ना, तभी भी अगर किसी मेटल का सल्फेट भी है तभी आपको क्या मिल रहा है, मेटल का ही ऑक्साइड मिल रहा है। तो तीनों में कंपेयर हुआ, मेटल का सल्फेट है, मेटल की ऑक्साइड, साथ में SO2 और SO3। मेटल का नाइट्रेट था तभी भी मेटल की ऑक्साइड, साथ में गैसेस NO2 और O2। जब हमारे पास कार्बोनेट था तभी भी मेटल का ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और तीनों गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, NO2 का कलर ब्राउन, ऑक्सीजन ओडरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस एट नॉर्मल कंडीशंस। और SO2 और SO3 क्या है, पंजेंट या फिर सफोकेटिंग स्मेल जो है ये जो है वो रखती है। समझ पा रहे हो? तो मतलब यहाँ पे एक बेसिक की कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास AgCl या फिर AgBr। ये भी डिकम्पोज होते हैं, होते कब है, सनलाइट में फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग, सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग। असली फॉर्मूले लिखने हैं, सिल्वर Ag, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2। खास बात ये है कि ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास AgCl या AgBr, इन्हें यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में आने पर AgCl और AgBr जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए उनकी डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए आमतौर पर इन्हें डार्क बॉटल्स में रखा जाता है, ब्लैक या ब्राउन कलर की बॉटल में इन्हें स्टोर किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस ये भी बड़ी अच्छी हैं। नेक्स्ट इसके बाद वाटर का डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, H2O। दोनों गैसेस अलग हो जाएंगी, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, और इनकी मोलर रेशियो क्या है, 2:1, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो एग्जाम में आता है वो ये है, हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ पे ऑब्टेन होती है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहाँ पे मिलती है आपको, एनोड पर। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैथोड पे क्या मिला, एनोड पे क्या मिला, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तब जाके जो है बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो याद रखना, हाइड्रोजन कैथोड पर, ऑक्सीजन एनोड पर। इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, उनको भी देख लेना, उनके लिंक्स जो है गिवन कर दूंगी। फिर ये हमारा बड़ा ही पॉपुलर सा कॉपर सल्फेट और आयरन नील वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, जो भी एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। ज्यादा ताकतवर कम ताकतवर को डिस्प्लेस करेगा। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, हमारे पास बना आयरन सल्फेट अलॉन्ग विद कॉपर।
जो इम्पॉर्टेंट है इनके कलर्स, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, लाइट ग्रीन कलर का FeSO4। ठीक है, अब इसी तरह से कॉपर सल्फेट में जिंक डालोगे तो क्या बनेगा, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। और इसी आयरन नील के साथ अच्छे से कमेंट को मैंने पिन भी कर देना है, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है इसका आंसर होगा, जो कलर चेंज आप ऑब्जर्व करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ। जिंक ऑक्साइड ZnO ऑक्सीजन लूज करके Zn में कन्वर्ट हो गया, कार्बन इसी ऑक्सीजन को गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब जिसने लूज किया ऑक्सीजन उसका रिडक्शन हो गया, जिसने गेन किया उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसके ऑपोजिट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जिस कंपाउंड की रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको इक्वेशन जो है वो गिवन रहती है एंड यू नीड टू टेल कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो सिंपल सा ट्रिक है, जो रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इजीली आप लोग बता सकते हो, एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो रिएक्टेंट साइड से आपको मिलेगा, प्रोडक्ट साइड से कुछ नहीं मिलेगा। यही हो सकती है ना चार पॉसिबल ऑप्शंस। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया यहाँ से दैट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यही हमारी रिएक्शन है, विच इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके चार ऑप्शन उन्होंने दे देने हैं, ZnO, C, Zn एंड CO। तो प्रोडक्ट्स जो लिखे हैं उनके ऊपर तो सीधा क्रॉस मारो, वो तो तुम्हारा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं ना ही रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। जो एजेंट्स हैं वो मिलने तुम्हें रिएक्टेंट साइड से ही है, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखो, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यही इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ये बड़े अच्छे हैं हमारे पास कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ भी और मेटल का रिएक्शन बेस के साथ भी, और ये दोनों ही रिएक्शंस हमारी एनसीईआरटी के हैं और दोनों ही रिएक्शंस जो है हमारे सीबीएसई एग्जाम्स के बड़े ही फेवरेट काइंड ऑफ रिएक्शंस है, जो पूछ ही लेते हैं किसी ना किसी बहाने से, ठीक है। तो जिंक, देखो सिंपल सी बात है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ, बनना सॉल्ट ही है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो डेफिनेटली इवॉल्व होनी ही होनी है। तो यहां से अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस का H2 निकाल दें, बचा गया तुम्हारे पास Zn और इधर से SO4, तो सॉल्ट हमारा हो गया जिंक सल्फेट और साथ में बनी हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे बेस के साथ, एक H है ना, हमें तो 2 H चाहिए तभी H2 बनेगा, मतलब NaOH कितने यूज होंगे यहाँ पे 2 मोल्स। तो दोनों में से जब हाइड्रोजन्स को यूज कर लिया हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। अब बचता क्या है, आपके पास बचे 2 Na के एटम Na2, एक बचा जिंक, 2 बचे ऑक्सीजन, तो ये हमारा सॉल्ट बन गया Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट। खासियत इस रिएक्शन की कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। और ये जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी भी गिवन है इन योर चैप्टर 2, उस एक्टिविटी का जो डायग्राम है वो भी अच्छे से आप लोगों ने बना लेना है, सीख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ जनरलाइज करें तो मेटल कार्बोनेट का, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जो है किसी एसिड के साथ है, तो कभी भी मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये दो चीजें डेफिनेटली बननी है। जो यहाँ से कार्बोनेट पार्ट है और एसिड का जो हाइड्रोजन पार्ट है, इनसे CO2 H2O बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता। जो मर्जी एसिड ले लो, कोई भी एसिड, लाइक इफ आई इवन टेक HCl और मैं इसमें जिंक कार्बोनेट डाल दूं ZnCO3,
मेटल का कार्बोनेट और एसिड हो गया ना, तो यहाँ से H2O और CO2 बनना ही बनना है, कार्बोनेट और इधर से हाइड्रोजन H2O। तो मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे 2 मोल्स तो HCl के लगेंगे ही लगेंगे। अब आपके पास क्या बचा, इधर से जिंक और यहाँ से 2Cl, तो सॉल्ट बन गया जिंक क्लोराइड ZnCl2, और हाइड्रोजन और कार्बोनेट कंटेंट को यूज करके 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ से वाटर कार्बन, और बचे हुए 2 ऑक्सीजन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। इस तरह का मतलब जो बेस है ना वो पता होना चाहिए। वापस आते हैं, H2SO4 और Na2CO3, इससे हमें मिला Na2SO4 along with CO2 and H2O, और ये जो CO2 बना है इट इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इन्हें यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा, जिसकी वजह से जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें यही प्रोसेस जो है वो यूज होता है। तो एक बड़ा सा रेड पोर्टेबल सिलेंडर होता है, आपको पता है, उसके अंदर एक छोटी सी ग्लास की बॉटल होती है, साथ में प्लंजर लगा रहता है, नीचे होता है सारा सोडियम कार्बोनेट, और छोटी सी ग्लास की बॉटल में होता है सल्फ्यूरिक एसिड, हैमर लगा होता है। जब हम प्लंजर को खींचते हैं, हैमर कांच की बोतल में लगता है, कांच की बोतल टूट जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड किस में गिर जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, और उसी वक्त जब तेज एक विग्रस रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो होती है, और नोजल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, पूरे एरिया को कवर कर लेती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने की वजह से जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। यही इसका प्रिंसिपल है और यही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट ये मैंने आपको समझा दिया है। देन क्लोर एल्कली प्रोसेस भैया बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मतलब बड़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाई हुई है जिसमें मैंने सभी सॉल्ट के प्रेपरेशन, सभी सॉल्ट के यूजेस एक ही वीडियो में कोलैबोरेट किए, और वो वीडियो को कर लो, तुम लोगों के 10 नंबर पक्के हैं। उसका लिंक भी दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, देखो जाके उस वीडियो को, पढ़ो उसको भी डिटेल में, क्योंकि देखो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सी बात, टाइम है तुम्हारे हाथ में अभी, ठीक है, यू कैन डू मच बेटर, बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो मेहनत लगेगी। तो जो अच्छे अच्छे लिंक्स है, जो वीडियोस मैंने बनाई हुई है, उनके सभी लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देने, और आई विल रेकमेंड कि तुम लोगों ने देखो, और तुम लोगों के मार्क्स अगर नहीं आए ना, फिर मुझे आके बोलो, सभी वीडियोस इतनी अच्छी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस पे। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, बेसिकली ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस है। ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl में वाटर को मिक्स किया, एक्वस सॉल्यूशन बना, दैट्स नोन एज ब्राइन। अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मेन कंपाउंड हमें मिल रहा है यहाँ पे कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है। मैंने बोला ना, ऐसे सभी नाम, फॉर्मूले कैसे बने, यूजेस, सब मैंने वीडियो में कोलैबोरेट किया है, उसको देख लेना। तो कॉस्टिक सोडा बना, साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये 2 गैसेस जो हैं इसमें बनती हैं और इवॉल्व होती हैं। क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है कहाँ पे बनी, मिलेगी आपको कैथोड पे। लास्ट टाइम जब वाटर का हम लोगों ने डिकम्पोजिशन डिस्कस किया, तभी भी हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिला था ना, तो ऐसे याद रखो, हाइड्रोजन गैस तुम्हें कहाँ मिल रही है, कैथोड पे। वहां पे ऑक्सीजन गैस मिली थी एनोड पे, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे। ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन, क्लोरीन के लिए वर्ड यूज किया क्लोर, NaOH जो कि एक बेस है वाटर सॉल्यूबल, जिसे हम लोग अल्कली बोलते हैं, रिएक्शन के दौरान अल्कली बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस, एंड इट इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन, NaHCO3। बेकिंग सोडा को तुम लोग हीट करोगे, बाइकार्बोनेट से मिलेगा कार्बोनेट अलॉन्ग विद CO2 एंड H2O, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसी की वजह से जो हमारे केक्स एंड ब्रेड्स होते हैं वो बड़े स्पॉन्जी स्पॉन्जी से बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना, पकौड़े वगैरह बनाना हो उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, वो सारी चीजें।
नेक्स्ट है हमारे पास जिप्सम का हीटिंग। जिप्सम है CaSO4.2H2O, हीट करेंगे बनेगा POP CaSO4.12H2 along with 1.5 H2O। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। पानी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स? ऑब्वियसली पानी है तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, साथ में गैस इवॉल्व होगी, वो है हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कोई भी मेटल ले लो तुम, सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। पोटेशियम का वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो तो लिखना आसान है, लेकिन जो एक खास बातें होती है वो क्या है? सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो इफ आई से Na प्लस H2O, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, साथ में इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस। लेकिन रिएक्शन इतना ज्यादा विगरस है, इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होती है कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये जल्दी से फायर कैच कर लेती है सोडियम और पोटेशियम दोनों के केस में। देन बात करते हैं हम लोग हमारे कैल्शियम की। कैल्शियम की रिएक्टिविटी भी इनसे थोड़ी ही कम है, इसलिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इतना भी रिएक्टिव नहीं है। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट CaOH whole twice along with the evolution of हाइड्रोजन गैस। अब हीट इवॉल्व हुई, लेकिन इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं हुई कि हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर ले। तो होगा क्या, जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट करना शुरू करता है। तो कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे याद रखना है, जो हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, और ऐसा ही होता है मैग्नीशियम के साथ भी। लेकिन मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी कम है, इसलिए ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वही सर्दियों वाला मौसम की बात होगी ना, कि जो बड़े उद्यमी लोग हैं ना, बड़े तेजस्वी लोग हैं, वो तो भाई ठंडे पानी के साथ भी नहा लेंगे। फिर आते हैं वो जो गर्म पानी के साथ नहाएंगे। फिर आती है एक तीसरी कैटेगरी, तुम बताओ कौन सी होती है वो कैटेगरी? वो कहेंगे दूर से ही नमस्कार है पानी को, ठंडा हो या गर्म हो, हमें किसी के साथ नहीं नहाना है, हम तो भैया ऐसे ही ठीक है, हम तो मुंह धो लेंगे, या फिर हमें स्टीम ही दे दो। वैसे ही है ये हमारे अदर एलिमेंट्स, अल्मीनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, बोले ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे ना गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, भैया हम तो रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। स्टीम होता है H2O इन द गैसियस फॉर्म, और एक्सेप्शन दिखाएंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ये ऑक्साइड बनाएंगे। अब ये हमारे CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कैसे करता है? हाउ आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। तो बच्चा जिसने पढ़ा है उसे तो पता है, जैसे तुम लोग अभी पढ़ोगे तुम पे पता है। अब जिसने नहीं पढ़ा वो क्या करेगा? अच्छा Fe है, तो पहले तो ये नहीं समझ में आएगा कि स्टीम को मैं केमिकल फॉर्म में लिखूं कैसे। स्टीम क्या है? वाटर वेपर्स है ना, वाटर वेपर्स को स्टीम बोल देते हैं, H2 इन द गैसियस फॉर्म। तो स्पेसिफिकली H2O के साथ ब्रैकेट में G लिखना है टू रिप्रेजेंट स्टीम। अब हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, बनेगा ऑक्साइड। आयरन का मिक्स ऑक्साइड बनेगा Fe3O4। क्या बना? Fe3O4। मिक्स ऑक्साइड क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ये मिक्सचर है FeO और Fe2O3 का। अब तुम लोग 9th क्लास में कंफ्यूज होते थे ना कि एक आयरन 2 पॉजिटिव वाला है, एक आयरन 3 पॉजिटिव वाला है, हम कौन सा लिखे? ये इनके डिफरेंट स्टेट्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जिसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। अब ये Fe3O4 में अपनी 2 और 3 दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। Fe3O4 तब बनता है और साथ में इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो इस रिएक्शन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स नेक्स्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये भी बड़ा ही फेवरेट सा टॉपिक है CBSE का।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम उन मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, वो एसिड की तरह भी बिहेव करती हैं और बेस की तरह भी। आमतौर पे जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं दोज आर बेसिक इन नेचर। जैसे सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, तुम लोग इसको पानी में डिसॉल्व करोगे ना, यू विल गेट अ बेस NaOH। ठीक है, तो आमतौर पे जो मेटल की ऑक्साइड्स होती है वो होती है बेसिक। लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क करती हैं, तो उन्हें हम लोग बोल देते हैं एम्फोटेरिक। अल्मीनियम और जिंक दोनों की ही ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। रिएक्शन देख लो, अगर अल्मीनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करवाएंगे विच इज एन एसिड, सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट अल्मीनियम और क्लोरीन का सॉल्ट, अल्मीनियम क्लोराइड AlCl3 और साथ में वाटर H2। इसी तरह से अल्मीनियम ऑक्साइड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलेगा NaAlO2। जैसे सोडियम जिंकेट मैंने पढ़ाया था ना Na2ZnO2, वैसा ही सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा अलोंग विद वाटर। तो इस तरह से जो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है। अब जिंक का रिएक्शन HCl और NaOH के साथ क्या होगा, तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। चलो, इतना होमवर्क है तुम्हारा, नहीं समझ में आ रहा तब भी बताओ भी मैम नहीं समझ में आया, तभी मैं तुम लोगों को बता दूंगी एक न्यू वीडियो में, भैया ये ऐसे है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सिनेबर, मरकुरी का ऑक्साइड HgS। मरकुरी सल्फाइड से मरकुरी तक का सफर कैसा रहेगा, तो सिंपल है, सल्फाइड और होती है तो इसमें हम लोग ऑक्सीजन डाल के हीट करते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। इसी तरह से कैल्सिनेशन भी होता है, दोनों का वीडियो बनाया है, देख लेना। HgS ऑक्सीजन के साथ मिलके हमें HgO मरकुरी का ऑक्साइड देगा अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड। इसी मरकुरी ऑक्साइड को हम लोग सिंपली हीट करेंगे तो हमें मिलेगा Hg+O2। जैसे बोला था ना मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो ये मेटल ऑक्साइड ऐसी है, इसको हीट करो ये मेटल और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मिट प्रोसेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास आयरन की ऑक्साइड है Fe2O3, इसमें हम लोग अल्मीनियम ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये सिंपली Fe को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो आयरन की ऑक्साइड की बजाय तुम्हें क्या मिलेगा, अल्मीनियम का ऑक्साइड, साथ में मिलेगा आयरन इन द लिक्विड फॉर्म। यही बात तो इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कि जो आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में मिला, और यही जो लिक्विड आयरन है it is used to join railway tracks। इससे रेलवे ट्रैक जो है वो ज्वाइन किए जाते हैं। पूछते हैं एग्जाम में, बताओ क्यों इस रिएक्शन को या वो रिएक्शन लिखो दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, थर्मिट प्रोसेस है, आएगा पेपर में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इथेनॉल का रिएक्शन, कि अगर ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है तुम्हारे, कि अगर तुम्हारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल में तुम लोगों ने ऐड किए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कौन कौन से, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, और तुम लोग हीट कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन की अल्कोहल डालोगे उतने कार्बन का एसिड मिलेगा। इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉइक एसिड, जितने कार्बन वाली अल्कोहल। डिटेल में वीडियो चाहिए ना, उसका लिंक गिवन कर दूंगी, वो देखना। 20 मिनट में सभी रिएक्शन करवा दिए डिटेल में। इसी तरह से इथीन में अगर तुम लोग हाइड्रोजन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, एडिशन रिएक्शन है ये, ठीक है, तो यहां से जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी, दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी क्रिएट होगा जिसमें एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से तुम्हें मिला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन सोडियम का रिएक्शन इथेनॉल के साथ,
सोडियम इज अ मेटल जिसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाएंगे। सेम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा H2। 2 सोडियम के एटम बचा क्या, O के साथ H चला गया, उसको रिप्लेस कौन करेगा, Na। तो तुम्हें मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ C2H5O, H की जगह पे कौन आ गया, Na। तो यू गेट सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड मिला तुम्हें इस रिएक्शन में, इंपॉर्टेंट है। देन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कभी भी तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और तुम उसमें अल्कोहल डाल दोगे तो तुम्हें मिलेगा एस्टर अलॉन्ग विथ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि CH3COOH और अल्कोहल जैसे कि C2H5OH। रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होगा, हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। वाटर बनना है ना, वाटर बनेगा कैसे, यहां से H निकाल दो, यहां से OH निकाल दो, तुम्हें मिल गया वाटर। जो बचा उसे कंबाइन कर दो, जो बचा उसे क्या करोगे, कंबाइन। क्या बचा, ये चीज इधर से CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर से क्या बचा, O के साथ C2H5। ये है तुम्हारा एस्टर। खास बात ये है दैट एस्टर हैज अ फ्रूटी स्मेल, इसका फ्रूटी स्मेल रहता है, एंड इट इज यूज्ड टू मेक perfumes and it is also used as flavoring agent। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड पे डिटेल्ड वीडियो है, वो भी तुम्हें देखना चाहिए, ठीक है, उसको भी देखना। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो एस्टर यहाँ में बना है ये इसी पूरे रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। इसी एस्टर में हम लोग ऐड करेंगे बेस। तो एस्टर हमारे पास है CH3-C डबल बॉन्ड O-O C2H5। हम लोगों ने इसमें ऐड करना है बेस और हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं NaOH। सो बेसिकली जब भी हम लोग एस्टर में एक बेस या बोल लीजिए एल्कली को ऐड कर रहे हैं, हमारे पास अल्कोहल वापस से मिलेगी, हमें मिलेगी अल्कोहल और साथ में बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब ये जो हमारा C2H5O है इसके साथ अटैच हो जाएगा यहां से H। तो एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा C2H5O के साथ यहां से H जुड़ जाएगा और ये हो गया हमारा अल्कोहल पार्ट। और जो बचा उधर से क्या बचा हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O, ये सारी चीज। अब इसके साथ जो यहां से बचा हुआ ONA है वो अटैच होगा ONA, और ये हमारे पास बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ, हमारे पास यहां बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो ये जो सपोनिफिकेशन हो गया, स्टेरिफिकेशन हो गया, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्मिट प्रोसेस हो गया, हमारे अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ हो गया, देन ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन हो गए। ये जो मैंने कितने सारे रिएक्शंस आपको इस एक वीडियो में बता दिए हैं, ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और एक रिएक्शन को आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है लिख के। कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से कमेंट बॉक्स में पूछो। दिस इज द हाई टाइम, यही टाइम है जहां पे आप लोग कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि समय ही बलवान है। सो यू हैव द टाइम, अभी टाइम है, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, मेहनत करो, तभी सक्सेस जो है वो तुम्हें मिलेगी।